ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी सार संग्रह है। इसमें क्लास 6 to 12 तक हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 के तहत देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक को हम लोग मतलब कि कवर करेंगे। तो भाग 1 में ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद पृथ्वी की गतियों के बारे में, इसके बाद अक्षांश, देशांतर और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तथा समय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अध्याय 1 में ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो ब्रह्मांड है, जिसे यूनिवर्स भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, सबसे छोटा अणु से लेकर बड़े बड़े आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी विशालतम आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी इन्हीं असंख्य आकाश गंगाओं में से एक दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे नामक आकाश गंगा में स्थित है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ खगोल शास्त्रियों के द्वारा जो है अवधारणाएं दिए गए हैं। तो देख लेते हैं कौन सी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 140 ईस्वी में क्लाडियस टॉलमी के द्वारा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया गया। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब है भू केंद्रित अवधारणा। देखिए, जियोसेंट्रिक अगर इसको एनालिसिस कीजिएगा, अगर इस पे गौर कीजिएगा तो जियोसेंट्रिक यानी जियो का मतलब है पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब बीच में। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। जियोसेंट्रिक का मतलब कि एक क्लू अगर निकालिएगा तो जियो मतलब पृथ्वी, सेंट्रिक मतलब बीच में। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, बीच में है, और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा जो है, यह जो कॉन्सेप्ट था वो काफी समय तक चला। इसके बाद 1543 में एक क्रांति आया। निकोलस कोपरनिकस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, खोज किया, और इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में जो पृथ्वी है, ये सही बात नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। देखिए, निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो है हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था 1543 में। इन्होंने यह बात कही कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है, और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी सहित और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड से संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, और इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन के दिशा में जो है क्रांति ला दी, दिशा ही बदल दी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। इसके बाद 1805 में विलियम हर्शेल के द्वारा जो है खोज किया गया। इन्होंने दूरबीन की सहायता से या टेलीस्कोप की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, एक हिस्सा मात्र है। इसके बाद अगर बात करें तो 1925 में एडविन पॉवेल हबल के द्वारा जो है कुछ अनुसंधान किया गया। इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं जो है समाहित हैं। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है अभी भी जारी है, ब्रह्मांड में अभी भी फैलाव हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद वरामिहिर जो है और 6ठी शताब्दी ईस्वी में इन्होंने कोपरनिकस से लगभग जो है 1000 वर्ष पूर्व बता दिया था। जो वरामिहिर थे, इन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में ही बता दिया था, यानी कोपरनिकस की जो अवधारणा था, जो इन्होंने बताया था, उससे पहले 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो जर्मन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जोहानेस कैप्लर ने ग्रहों के गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। कैप्लर के वैज्ञानिक अनुसंधान ने न्यूटन की जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया, बेस दिया।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिग बैंग जो थ्योरी है किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। इसके बाद साम्यावस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी के द्वारा। इसके बाद दोलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर एलन संडेज। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, बिग बैंग सिद्धांत, जो बिग बैंग जो थ्योरी है ये किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह जो सिद्धांत है बहुत ज्यादा मान्य है, सही सिद्धांत भी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का मतलब है कि जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार आज भी जारी है, इसमें आज भी ग्रोथ हो रहा है, इसमें आज भी फैलाव हो रहा है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में जो है विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्नि का गोला था, अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। याद रखिएगा, इसमें अचानक क्या हुआ, इस अग्निपिंड में अचानक क्या होता है, विस्फोट होता है, ब्रह्मांडीय विस्फोट होता है, कॉस्मिक कह सकते हैं कॉस्मिक एक्सप्लोजन होता है, या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हो जाता है। मान के चलिए, अगर एक गोला है बहुत बड़ा, अग्निपिंड है, अगर किसी कारण इसमें विस्फोट होता है तो उसमें जितने भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, फैल जाएंगे, मतलब कि इतर तितर हो जाएंगे, छितरा जाएंगे। तो इस ब्रह्मांडीय विस्फोट के कारण जो अग्नि का गोला था, अग्नि का जो पिंड था, वो क्या होगा, बिखर गया, जिससे काले और उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए और उनके समूहन से, उनके जुड़ाव से, मान के चलिए ये अग्नि पिंड है, इसमें विस्फोट होता है तो इससे जितने भी मतलब कि कह सकते हैं कि जिन पदार्थों का बिखराव होता है वो कहीं ना कहीं जाके फिर से वो मिलते हैं, इनमें जुड़ाव हो जाता है, ये सड़ जाते हैं आपस में, कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे और मिलने के बाद यानी जो है उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित होते हुए ये उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का ये सृजन करते हैं। तो ये विस्फोट हुआ, विस्फोट से अनेक जो पदार्थ है मतलब कि बहुत तरह बिखर गए। बिखरने के बाद ये धीरे 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 जो है इन बिखरे पदार्थों का समूहन हुआ, ये जुड़ गए कहीं ना कहीं किसी किसी बिंदु पर जाकर, अनंत सीमाओं के बाद जाकर ये जुड़ जाते हैं और इससे जो है क्या होता है, अनेक ब्रह्मांडीय पिंड का निर्माण हो जाता है। इनके चारों ओर समान पदार्थों का जमा हुआ, ठीक है, इन जो ब्रह्मांडीय पिंड थे इनका सृजन हुआ और इनके चारों ओर समान पदार्थों का जमा हुआ और जिससे उसके आकार में क्या हुई, वृद्धि होती गई और इस प्रकार इनके आकार में वृद्धि होने के कारण इस प्रकार आकाश गंगाओं का भी निर्माण हुआ। पुनः अनेक का अनेक विस्फोट हुए, लगातार विस्फोट हुए, कई विस्फोट हुए और इन विस्फोटों से उत्पन्न पदार्थों का समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ और यही पिंड तारे कहलाए, स्टार्स, मतलब जो स्टार थे इनका निर्माण हुआ। यहां पे समझिएगा, अग्नि का पिंड था, इसमें विस्फोट हुआ, बिग बैंग के द्वारा हुआ या जैसे भी हुआ, इसमें जो विस्फोट हुआ, विस्फोट से इनके जो तरल पदार्थ, भारी पदार्थ जो थे ये इनका बिखराव हुआ, ठीक है, ये बहुत तरह से बिखर गए। बिखरने के बाद किसी सीमा पर जाकर इन टूटे हुए पदार्थों का, बिखरे हुए पदार्थों का फिर से समूहन होता है, उससे आकाश गंगा का निर्माण होता है। जैसे जैसे आकाश गंगा में वृद्धि होता गया फिर से विस्फोट हुआ इस आकाश गंगा में और इनसे जो है तारों का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा, इस तरह से इस मतलब कि ब्रह्मांड का विस्तार होता गया। इस प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति से कालांतर में ग्रहों और उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा सभी मतलब कह सकते हैं कि जो बिग बैंग परिघटना है, जो बिग बैंग सिद्धांत है, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से ब्रह्मांड में क्या हुआ, निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के निरंतर हो रहे विस्तार का संदर्भ दिया जाता है। इसके बाद लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर तथा बिग बैंग, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर ने CERN, इसका पूरा नाम है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी सर ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में
पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग प्रारंभ किया। इसमें जो है 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल हुए थे और इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश के जो प्रोटॉन बीम थे, ये जो प्रोटॉन बीम थे, इनको लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराया गया और टकराने के बाद क्या हुआ, जो ये प्रोटॉन बीम थे लगभग प्रकाश की गति से आपस में टकराते हैं और हिग्स बोसॉन के निर्माण का जो है इन टकराव के बाद हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उन अनसुलझी, जो कि अभी रहस्य बनी हुई थी, इन अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का, समझने का, एनालिसिस करने का प्रयत्न किया गया, जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वन मोर डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। गॉड पार्टिकल क्या है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए, इसको ध्यान में रखिएगा। इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक जो है 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय घटना को, जो ब्रह्मांड से जुड़े जो घटना हुई थी 15 अरब वर्ष पहले, इस महाप्रयोग के माध्यम से क्या किए, इससे प्रयोगशाला में 15 अरब वर्ष पहले हुए ब्रह्मांडीय जो घटना थी इसको प्रयोगशाला में दोहराने का, रिपीट करने का प्रयास किया गया, जिसे खगोलीय या खगोलकी में बिग बैंग के नाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल नामक नोबेल पुरस्कार विजेता जो है लियोन लेडरमैन ने दिया था। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल नाम किसने दिया था, तो हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल का जो नाम दिया था नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लेडरमैन, इनके द्वारा ये जो है नाम दिया गया था। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाले कण हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य या जो कह सकते हैं जो अनसुलझी रहस्य छिपे हुए हैं, क्योंकि इसे पदार्थ निर्माण की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए इस परमाणविक अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। इस महाप्रयोग के द्वारा जो है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता को जो है प्राप्त किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए विषय में या कह सकते हैं जो ब्रह्मांड के अनसुलझी जो रहस्य थे, इनके जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जा रहा है। 14 फरवरी 2013 को लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया, LHC को बंद कर दिया गया, लेकिन जून 2015 में इस मतलब LHC को फिर से जो है प्रारंभ कर दिया गया। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को फिर से जो है 2015 में, जून 2015 में स्टार्ट कर दिया गया, किंतु सर्न कंट्रोल सेंटर ने 3 दिसंबर 2018 को इसे एक बार फिर बंद कर दिया। देखिए सर्न जो है ये क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन है सर्न, यानी देखिए कण भौतिकी विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा पर जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी। सर्न का जो मुख्य उद्देश्य है वह उच्च ऊर्जा भौतिकी से संबंधित अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण त्वरकों का विकास करना। सर्न विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग है। 2017 से भारत इसका सहायक सदस्य है, याद रखिएगा। इसके बाद जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी, इसके बारे में अगर बात करें, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी, देखिए यह अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड आधारित एक बृहदाकार दूरदर्शी है। इसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट से 25 दिसंबर 2021 में फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जो है किया गया। यह सुपरिचित हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी का उत्तरवर्ती और आधुनिक पीढ़ी की दूरदर्शी है। यह विश्व की सबसे बड़ी अवरक्त यानी इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसका मुख्य कार्य ब्रह्मांड के उन सुदूर संरचनाओं या निकायों का अध्ययन करना है जो पृथ्वी पर स्थित वेधशालाओं और हबल दूरदर्शी की पहुंच के बाहर हैं। ठीक है, JWST पृथ्वी से, JWST मतलब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर
दूर L2 में पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करेगा। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी का निर्माण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के आपसी सहयोग से किया गया है। इसके बाद है आकाशगंगा। इसके बारे में अगर बात करें तो आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है, एक विशाल समूह है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। तारों के अलावा आकाशगंगा में धूलकण और गैसें भी पाई जाती हैं। आकाशगंगा में 98% भाग तारों का होता है और 2% भाग गैस, हैड्रॉन और धूलकणों का होता है। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा का एक भाग है। वृहत मैग्लेनिक मेघ, लघु मैग्लेनिक मेघ और जो है मतलब कि अर्शमाइनस सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम और ड्रैको सिस्टम अन्य आकाशगंगाएं हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती हैं। यह तारों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए ये है कृष्ण वीवर। ये क्या है? कृष्ण वीवर है। और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्वाशर। देखिए इसके बाद यहां से यहां ये जो है मतलब कि क्या होता है? घूर्णनशील होता है। इस एरिया को घूर्णनशील भुजाएं कहते हैं। ये है ध्रुव तारा, ये आपका ध्रुव तारा है। ये नारंगी लाल तारे हैं, ये भ्रूण तारा है, ये पुराने तारे हैं। इसके बाद ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यहाँ पे है। ये सूर्य है, ये युवा तारे हैं। यहाँ पे दीर्घ मैग्लेनिक बादल है, यहाँ पे लघु मैग्लेनिक बादल है। ये जो है आपका सिरियस है। तो इस फिगर को देखिए, ये सर्पिलाकार गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का एक फिगर है। आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। आकृति के आधार पर आकाशगंगाएं 3 प्रकार की होती हैं। आकृति के आधार पर अगर बात करें तो आकाशगंगा की जो टाइप्स है, 3 टाइप्स है। एक है अंडाकार, ठीक है, दूसरा है सर्पिला आकार और तीसरा अनियमित आकार। अंडाकार या दीर्घवृत्तीय अगर बात करें तो जो आकाशगंगा के जो आकार है वो अंडाकार है। पहला अगर बात करें तो अंडाकार या दीर्घवृत्तीय जिसे कहते हैं। ये ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाशगंगाएं दीर्घवृत्तीय हैं। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 जो आकाशगंगा है इनकी आकृति कैसी है? दीर्घवृत्तीय है। इनका अंतरतारकीय माध्यम कम घना होता है। इनका जो अंतरतारकीय माध्यम होता है वो कम घना होता है। और ऐसी आकाशगंगा में अधिकांशतः पुराने तारे होते हैं और नवीन तारों का निर्माण इसमें जो है नहीं होता है। यहाँ पे एक मतलब कि वर्ड है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तापपुंज, याद रखिएगा, सर्पिलाकार तापपुंज हमारी आकाशगंगा से सबसे निकटतम स्थित आकाशगंगा है। यह निहारिका के समान तारामंडल है। यहां पे क्या है? यह निहारिका के समान तारामंडल है जो पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसे देवयानी तारामंडल भी कहते हैं। दूसरा है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है। ठीक है, ये तस्तरी के आकार की आकाशगंगाएं होती हैं। समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगाएं इसी प्रकार की होती हैं। मिल्की वे एवं एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगा के ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद तीसरा जो आकार है वो है अनियमित। अनियमित आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों के द्वारा निर्मित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी आकाशगंगाओं का 10वां भाग इसी प्रकार का है। ठीक है, 10वां भाग इसी प्रकार का है। इसके बाद है लाइमैन अल्फा ब्लॉब्स। ये क्या है? लाइमैन अल्फा ब्लॉब्स, देखिए यह अमीबा के आकार की और 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं और गैसों का यह एक समूह है। इस विशालकाय संरचना की आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुना अधिक समीप है, नजदीक हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। जो हमारी आकाशगंगा है इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। 2005 में स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के विषय में पूर्व जो धारणाएं थी और जो विभ्रम था इसके विपरीत इस बात को स्पष्ट कर दिया, साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया
कि आकाश गंगा का जो आकार है और दंड सजित सर्पिलाकार है, बैरिड मतलब कि स्पाइरल है। इस प्रकार की आकाश गंगा जो इस प्रकार की जो मतलब कि दंड सजित सर्पिलाकार है, इस प्रकार की आकाश गंगा में नए और पुराने तारे जो है मतलब कि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, देखिए ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल यानी ठंडा और चमकीले तारों का ये समूह है। हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है वो 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। जो सूर्य क्या है, ये हमारी आकाश गंगा का एक स्टार है, तारे के रूप में है। यह आकाश गंगा की परिक्रमा 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय से कर रहा है। प्लेनेमस, प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर एक मतलब कि कह सकते जो प्लेनेमस है, ये सौरमंडल से बाहर एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है, पेयर पिंडों का एक समूह है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। यह सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाले तारे हैं। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला और रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। इसके बाद है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का निकटतम तारा है, जो नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य के निकटतम तारा है, सबसे सूर्य के नजदीक स्थित है और यह सूर्य से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में अंतरिक्ष का अध्ययन किया था। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद है सरस्वती। सरस्वती क्या है, तो आकाश गंगाओं का ये सुपर क्लस्टर है। जुलाई 2017 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की प्रीमियर रिसर्च मैगजीन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार भारतीय खगोलविदों के एक दल ने अब तक का अज्ञात रहे आकाश गंगाओं के अत्यधिक बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की है। पिसिज नक्षत्र क्या है, देखिए पिसिज नक्षत्र के दिशा में अवस्थित आकाश गंगा के इस बृहद सुपर क्लस्टर को सरस्वती नाम दिया गया। सरस्वती क्या है, एक बृहद सुपर क्लस्टर है। देखिए सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक का जानकारी का अगर माध्यम से अगर बात करें तो अब तक की जानकारी में सबसे या सर्वाधिक बृहद संरचनाओं में से एक है सरस्वती सुपर क्लस्टर। और यह पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष जो है दूर है। 10 अरब वर्ष से भी अधिक कह सकते हैं आयु वाले इस आकाश गंगा समूह का द्रव्यमान 20 बिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के समक्ष जो है मतलब कि हो सकता है। सुपर क्लस्टर क्या है, जैसे हम लोगों ने सुपर क्लस्टर वर्ड को यूज किया, जैसे सरस्वती सुपर क्लस्टर। ये सुपर क्लस्टर क्या है, आकाश गंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को, जो सीरीज होती है, जो श्रृंखलाएं होते हैं, इनको सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो आकाश गंगा के समूह या श्रृंखला को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। समूह का मतलब है बहुत ज्यादा मतलब भीड़ को। ये आकाश गंगाएं परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होती हैं, बंधी रहती हैं। अनेक ग्रह और पिंड परस्पर गुरुत्व बंधन के कारण आकाश गंगाओं का रूप ले लेते हैं और आकाश गंगाओं के ये क्लस्टर पुनः समूहित होकर मिलाव इनका जब हो जाता है तो सुपर क्लस्टर बनते हैं। हमारे पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाश गंगा में स्थित है, जो कि लानियाकी सुपर क्लस्टर का ये भाग है। तो हमारे पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाश गंगा में स्थित है, जो कि लानियाकी सुपर क्लस्टर का ये एक भाग है। तारों का जीवन चक्र, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, इसके बारे में अगर बात करें तो जो प्रकाशवान होता है, प्रकाश उसमें मौजूद रहता है। प्रकाशवान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तारा में प्रकाश होता है, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगाओं के घूर्णन से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्रभावित होते हैं और इसके फलस्वरूप आकाश गंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें स्टेलर नेबुला कहते हैं। स्टेलर नेबुला। तारों का औसत सात्विक संगठन, तारों का औसत सात्विक जो संगठन है, जैसे हाइड्रोजन, इसकी जो मात्रा है प्रतिशत में कितना है, तो हाइड्रोजन का 70%, हीलियम का 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन का 1.5% और लौह वर्ग के तत्व का 0.5%। याद रखिएगा। तारों का जो जीवन चक्र है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो जन्म है
मुख्य विकास, वृद्धावस्था, मृत्यु, अवशेष, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो तारों का जीवन चक्र कैसे चलता है? मान लीजिए जो तारा है इसका जो जन्म है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार ये तारा का जो जन्म है इसका मुख्य विकास कैसे हुआ? तो सूर्य के समान तारे के रूप में, ठीक है, बृहद तारे के रूप में, इसके बाद रक्त दानव तारे के रूप में ये मतलब कि बदलते गए। यही तारा जो है इसका जन्म होता है। ये सूर्य के समान तारे के रूप में दिखता है, बृहद हो जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। इसके बाद जो है इसमें मतलब कि ये रक्त दानव के रूप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। देखिए रक्त दानव ये वृद्धावस्था है। इसके बाद जो लाल रक्त दानव है ये क्या हो जाता है? तो जो बृहद तारे हैं ये, या जो रक्त दानव तारे हैं ये लाल रक्त दानव में तब्दील हो जाते हैं। मृत्यु हो जाता है, कैसे होता है? तो ग्रहीय नेबुला के माध्यम से मतलब कि इनका जो है मृत्यु अग्रसर हो जाता है। और जो लाल रक्त दानव है या जो मतलब कि जो तारे हैं इनमें भी विस्फोट होता है। तो तारे के विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें जो प्रोटोस्टार या जो तारे हैं, अगर जो इनके अवशेष जो होते हैं इनको बोलते हैं श्वेत बौने तारे, अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं, या काले बौने तारे। जब विस्फोट हो जाता है नेबुला, यानी जो नेबुला क्या होता है? तो याद रखिएगा नेबुला जो होता है ये मतलब कि एक समूह होता है किसका? मतलब कि कह सकते हैं कि कणों का, मतलब कि धूल कणों का, गैसों का, ये एक समूह होता है जिसे नेबुला कहते हैं। और इसमें इसका मतलब कि इससे न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल का निर्माण होता है। ठीक है, जब स्टेलर नेबुला अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, जिसे आदि तारा यानी प्रोटो स्टार कहा जाता है। आदि तारे का केंद्र अत्यधिक सघन होता है, इसीलिए इसे जो है एम्ब्रॉय स्टार यानी भ्रूण तारा भी कहते हैं। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टकरों की संख्या बढ़ जाती है और अतः नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया है, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है, इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अंदर का जो ताप है और जो दाब है इसमें मतलब कि अत्यंत बढ़ोतरी हो जाता है, अत्यंत यह बढ़ जाता है और इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। तो हीलियम का हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन मतलब कि क्या होता है? हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की जो प्रक्रिया है मतलब कि प्रारंभ हो जाता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है और जब चेंज हो जाता है तो इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा जो है मुक्त होने लगती है। इसके अंदर का जो ताप और जो दाब होता है अत्यंत बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद ये जो मतलब कि कुछ इसके बाद जो है एक ऐसी अवस्था आती है जैसे कि ये तारे में तब्दील हो जाते हैं, मतलब कि इनका निर्माण तारों में हो जाता है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने के बाद लाल रंग का दिखने लगता है, तो उसे लाल दानव तारा या रक्त दानव या रेड मतलब कि गैंट्स कहते हैं, रक्त दानव कहा जाता है। रक्त दानव की स्थिति में पहुंचने पर तारों का भविष्य इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर जो है निर्भर करता है। 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान यानी एमएस मास ऑफ सन जो है ये श्वेत बामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मास ऑफ जो सन है 1.44 सौर द्रव्यमान, ये जब श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा में मतलब कि तब्दील हो जाता है तो इसे यानी वाइट जो ड्वार्फ होता है इसके द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है श्वेत वामन, इसे ही जो है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम या बराबर यानी चंद्रशेखर जो सीमा है इसके बराबर हो जाता है तो वह लाल दानव से श्वेत वामन और अंततः काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान और द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक हो तो द्रव्यमान के अनुरूप सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल में क्या हो जाता है? बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तारों का जो वर्गीकरण है, सूर्य सदृश छोटे तारे जैसे रक्त दानव अवस्था के बाद सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौर द्रव्यमान के 1.44 गुने के सीमा के अंदर होगा तो श्वेत वामन। जो चंद्रशेखर सीमा है इसके अंदर 1.44 जो है
जो मास ऑफ सन है इसके अंदर अगर होता है तो जो अवशेष जो होता है सौर द्रव्यमान के 1.44 गुने के सीमा के अंदर होता है तो श्वेत वामन बनेगा और अंत में कृष्ण वामन के रूप में मृत्यु की अंतिम स्थिति को यह प्राप्त करता है। मध्यम आकार के जो तारे हैं सुपर रक्त दानव अवस्था में जो है सुपरनोवा विस्फोट के बाद या सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद अवशेष जो है 1.44 सौर द्रव्यमान से 3 गुना सौरिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। बड़े आकार के जो तारे हैं सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 गुना और मतलब कि जो सुपरनोवा विस्फोट होता है इसके बाद 3 गुना सौर द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे जो है ब्लैक होल में परिवर्तित होते हैं, यानी कृष्ण वीवर में परिवर्तित होते हैं। श्वेत वामन एक जीवाश्म तारा है, फॉसिल स्टार होता है जिसकी बाह्य परत को स्मोक रिंग कहा जाता है। ऐसे तारे जो रक्त दानव अवस्था को प्राप्त करते हैं उनको या उनका क्रोड जो होता है अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ जाता है और तापमान में अतिशय वृद्धि से क्रोड का हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी धातुओं जैसे लोहे आदि में ये परिवर्तित हो जाता है। अंत में तारों का केंद्र लोहे से युक्त हो जाता है जिसके कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है और तारे की मध्यवर्ती परत में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारों के केंद्र में तीव्र विस्फोट होता है, बहुत ज्यादा विस्फोट होता है। इस दौरान निकली ऊर्जा तारों के ऊपरी परत, निकली जो ऊर्जा है इस विस्फोट के कारण जो निकलने वाली जो ऊर्जा है, निकली ऊर्जा के अगर बात करें तो याद रखिएगा क्या होता है मतलब कि निकली जो ऊर्जा है इसको नष्ट कर देती है और इसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरनोवा विस्फोट। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर बात करें तो देखिए तारे के केंद्र में तीव्र विस्फोट होता है। इस दौरान निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और सुपरनोवा जो है एक्सप्लोजन मतलब इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद सुपरनोवा से जो है शॉक वेव्स यानी प्रघात लहरें और गैसों के बादल निकलते हैं। इस गैसीय बादल से तारों की एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला और कुछ मील व्यास का होता है, कुछ मील व्यास, इससे न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है और यह बचा हुआ भाग अपने अक्ष पर प्रति सेकंड 30 बार घूर्णन करता है, तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। पल्सर न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्यमान युक्त पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। मतलब कि ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा मतलब कि स्पेस में एक ऐसा जगह होता है जहां पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, प्रकाश तक वापिस नहीं आता है, प्रकाश भी उसमें खो जाता है, ये होता है ब्लैक होल। अतः अत्यंत संकुचित तारे जो कि अदृश्य हो जाते हैं ये कृष्ण वीवर कहलाते हैं। नासा ने अब तक पहचाने गए सबसे पुराने तारे की जो है खोज कर ली है, इसका नाम है केपलर 444। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी यह हमारी आकाश गंगा की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में तथा सौर मंडल के सर्वाधिक समीप स्थित एक तारा है जो सौर मंडल से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा बी क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी सदृश एक नए ग्रह की खोज की गई। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के समान एक नए ग्रह की खोज कर दी गई। इसे प्रोक्सिमा बी नाम दिया गया। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1.3 गुना है। यह ग्रह जो है अपने तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी से 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका एक चक्कर पूरा करने में 11.2 दिन का समय जो है लेता है। साइरस या डॉग स्टार क्या है? देखिए यह रात में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है, सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना होता है। यह सौर मंडल से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है जो प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा है। पोलर स्टार और नॉर्थ जो स्टार है ध्रुव तारा जो है इसके बारे में अगर बात करें तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति को शिरोबिंदु पर स्थित है, अर्थात इस तारे की प्रकाश किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्रुव तारे की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के आकाश
पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वासर्स क्या है? क्वासर्स एक अर्ध तारा, मतलब कि अगर बात करें तो एक अर्ध तारावत रेडियो स्रोत है। क्वासर्स क्या है? एक अर्ध तारावत रेडियो स्रोत है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष के दूरी पर स्थित है। यह प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाली रेडियो तरंगों से इनके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तारों का रंग, तापमान और दूरियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।